नमस्कार। बात प्रशासनिक अधिकारी के इस खास एपिसोड में स्वागत है आपका। हैशटैग भारत न्यूज आज आपको उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाएगा जिसने देश को 3 आईएएस ऑफिसर और 1 आईपीएस अधिकारी दिया है। यह रास्ता इतना आसान नहीं था। यह रास्ता तब और कठिन हो जाता है जब आपके सामने चुनौतियां और हों। 2 कमरों का घर हो, कमाने वाला सिर्फ एक हो और आप जिस इलाके से आते हो वहां पर आईएएस जैसी परीक्षा की पढ़ाई करने के लिए माकूल माहौल न हो। इस कहानी को चंद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। हैशटैग भारत न्यूज आज आपको उस परिवार की पूरी कहानी सुनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन में बच्चे समाज में अपने माता पिता के नाम से पहचाने जाते हैं, पर गर्व की बात तब है जब माता पिता अपने बच्चों के नाम से जाने जाएं। ऐसा तब होता है जब बच्चे समाज के लिए अपने कामों से एक मिसाल पेश करते हैं। हैशटैग भारत आज आपको यूपी के प्रतापगढ़ के एक ऐसे ही परिवार से मिलाएगा जिस परिवार के बच्चों ने जो मुकाम हासिल किया, जिसने न सिर्फ उन माता पिता का सिर समाज में ऊंचा किया बल्कि प्रतापगढ़ और उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है। प्रतापगढ़ के मिश्रा परिवार के बच्चों ने मां की तपस्या को सार्थक किया है तो वहीं पिता के संघर्ष को आयाम दिया है। प्रतापगढ़ के इस परिवार में 2 बेटे व 2 बेटियां हैं, जिसमें 3 आईएएस तो वहीं 1 बेटी आईपीएस ऑफिसर है। अनिल मिश्रा और कृष्णा मिश्रा वो माता पिता जिनको हर कोई सलाम करना चाहेगा, क्योंकि ग्रामीण बैंक में एक मैनेजर रहकर पिता ने हर मुश्किल का सामना करते हुए अपने बच्चों को इस मुकाम पर पहुंचाया है। हैशटैग भारत आज आपको इस पूरे परिवार से मिलाएगा और शुरुआत उसी नींव से करते हैं, यानी उनके माता कृष्णा मिश्रा और पिता अनिल मिश्रा से। मेरा नाम अनिल प्रकाश मिश्र, गांव चौरी पूरे मकान का हम रहने वाले हैं। हम ग्रामीण बैंक की नौकरी करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जो 4 बच्चे हैं आपके जी, जो आईएएस आईपीएस हैं, सबसे पहले उनके बारे में बताएं, क्या क्या उनके नाम हैं, कौन कब सेलेक्ट हुआ। सबसे बड़ी लड़की क्षमा है, उसके बाद योगेश, नंबर 3 पर माधवी और नंबर 4 पर लोकेश। पहला सिलेक्शन योगेश का हुआ 2014 में। उसके बाद 2015 में माधवी का हुआ। योगेश और माधवी का सिलेक्शन किस पद पर हुआ? वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इस समय है योगेश। हाँ। और माधवी आईएएस प्रॉपर है झारखंड कैडर की। हाँ। 2016 में बड़ी लड़की और छोटे लड़के का हुआ है। हाँ। माने क्षमा का और लोकेश का। क्षमा आईपीएस है कर्नाटक कैडर की और लोकेश आईएएस है झारखंड कैडर का। तो इन चारों में आपके चारों बच्चों में सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है? सबसे बड़ी क्षमा है। हाँ। और सबसे छोटा लोकेश। हाँ। और योगेश जी? योगेश नंबर 2 पे है और माधवी नंबर 3 पर। माधवी नंबर 3 पर है। तो एक पिता के लिए कितना कठिन होता है बच्चों को जन्म से लेकर अब पढ़ने तक, उनकी परवरिश में, उनको सही मार्गदर्शन दिखाने में कितना कठिन होता है एक पिता के लिए? भाई आज के ज़माने में पढ़ाई कठिन तो है ही है, कठिन के अलावा महंगी भी है। लेकिन ये ईश्वर की कृपा रही और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद रहा कि बच्चे अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहे। हमको जो दिक्कत समस्या आई वो अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता सही चुना और उसको पूरा किया। धन्यवाद इस बात का है। क्या क्या समस्याएं आती थी बचपन में? सबसे पहले तो ये होता था कि जैसे 4 बच्चे हैं भाई, वो कभी स्कूल जाने में भी कहीं कोई अड़चन हुई उनको। सबसे बड़ी समस्या पैसे की रही, क्योंकि सभी बच्चे सब 1 साल 2 साल के अंतराल पे पैदा हुए हैं, लगभग हम उम्र हैं सब। तो उनकी सब पढ़ाई जब आगे बढ़ी तो पैसे का बोझ भी एकाएक आगे बढ़ा है। और एक समय ऐसा भी तो आया जब हमको अपना सालाना और हर महीने का बजट संभालते हुए बीतता था। लेकिन उन सब का निर्वाह हुआ और उन सब से मुक्त भी हो गए। चारों बच्चे 1-2 साल का फ़र्क है। जी हाँ। तो कभी ये नहीं होता था कि बच्चों में झगड़ा होती थी, पिताजी इनको ज़्यादा मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बच्चे आपस में लड़ते जरूर थे। कृष्णा मिश्रा।
कैसे शुरुआत की इसकी, किस तरीके से आपने डील किया, कैसे आपने सपोर्ट किया उनका? अब बच्चे बचपन में से ही सारे बच्चे हमारे बहुत पढ़ने में अच्छे थे, चारों लोग अपनी अपनी क्लास में पहली पोजीशन पे सब रहते थे। अब यहाँ के हिसाब से तो बहुत ही अच्छे थे पढ़ने में, हम लोगों का सपोर्ट भी रहता था। उसके पापा थे बचपन से ही कहते थे कि आईएएस की नौकरी ही सबसे बड़ी नौकरी है। अच्छा। अब ये बच्चों के मन में घर कर गया, उनके दिमाग में चढ़ गया कि हमें आईएएस ही बनना है। मतलब आप लोगों का पूरा सपोर्ट था बच्चों को लेके? हाँ, पूरा सपोर्ट था हम लोगों का। तैयारी योगेश जी ने पहले शुरू करी थी या नहीं, आपकी बेटियों ने पहले? बेटियों ने शुरू की थी। योगेश जी ने तो तैयारी शुरू ही नहीं की, वो तो सेल्फ स्टडी किया और इन्हीं लोगों के कारण वो भी सोचा कि हम भी चल रहे हैं इस परीक्षा में बैठेंगे, कितनी कठिन होती है परीक्षा, हमारा इन लोगों का नहीं हो रहा है। अच्छा, सिर्फ ये जानने के लिए उन्होंने ये किया है? जानने के लिए किया। इन लोग की जो पढ़ाई है वो कहाँ से पूरी हुई है, मतलब प्राथमिक शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा यहीं लालगंज से ही पूरी हुई है। लालगंज से जी। तो अच्छा, योगेश जी ने जब उनका सिलेक्शन कितनी बार में हुआ था, मतलब पहली बार में? पहली अटेम्प्ट में ही हो गया था। पहली अटेम्प्ट में ही हो गया था। उसके बाद फिर अगले साल माधवी का हो गया। उसके पहले माधवी आईएएस सर्विस में थी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। अच्छा। में। हाँ, फिर उसका हो गया। फिर अगले बैच में जो है क्षमा का और लोकेश का भी हो गया। अच्छा, कौन से साल में हुआ था ये? योगेश का 2013 में हुआ है। 2013 में? हाँ, और ये माधवी का हुआ 2015 में और ये लोकेश और क्षमा का 2016 में। तो आपका किस बच्चे से सबसे ज़्यादा लगाव है? हमारा सभी बच्चों से पूरा लगाव है। बच्चे हमारे बहुत ईमानदार थे, बहुत मेहनती थे, अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार थे, तो इसलिए खुशी होती है कि बच्चों ने ईमानदारी दिखाई कि हाँ जो है हम लोग, अगर बच्चे पेपर दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन मतलब अच्छा पेपर नहीं हो रहा है तो बता दे रहे हैं आकर के कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, नहीं होगा। अच्छा, वो साफ साफ आके बता देते थे घर पे? देते, बिल्कुल। बाबूजी से भी बता देते थे? बिल्कुल बिल्कुल बता। और कभी जैसे नहीं अच्छा हुआ एग्जाम तो कभी आप नाराज होती थी या बाबूजी नाराज होते थे? हम लोग नाराज नहीं होते थे, उनको मोटिवेट करते थे। तो आपको कैसे कैसे हौसला देती थी उन कि अगली बार फिर से तुम बैठो परीक्षा में, तुम्हारा होगा। अच्छा, जब इनका बचपन था तो क्या इनका नाम यही था या फिर कुछ निकनेम या प्यार से आप कुछ बुलाती थी या बाबूजी कुछ बुलाते थे? नहीं, जैसे क्षमा है तो उसका पिंकी नाम है, हम लोग पिंकी बुलाते थे। योगेश का पिंटू घर का नाम है, उनको बुलाते थे। अच्छा, योगेश जी का? माधवी का शालू है। अच्छा, और लोकेश जी का? शेरू है। वो बहुत तंदुरुस्त था तो उसको हमारी माता जी थी तो कहीं जैसा शेर का बच्चा है तो उसको सब शेरू शेरू बोलने लगे, उसका निकनेम शेरू ही हो गया। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछूंगी, जैसे सबसे पहला सिलेक्शन योगेश जी का हुआ था, है ना? जैसे अभी आपने बातों में बताया कि सबसे पहले सिलेक्शन योगेश जी का हुआ। आपने ये भी बताया कि योगेश के मन में ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब उसने कभी तैयारी करने का सोचा ही नहीं। तो जब तैयारी करने का नहीं सोचा तो उनका एक बार में सिलेक्शन कैसे हो गया? मतलब ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। अब ये तो पढ़ने में अच्छा था, टैलेंटेड तो थे ही बच्चे जो है। लोग बहुत साल तैयारी में लगे रहते हैं, फिर भी उनका नहीं होता है। हाँ, तो वो एक ही अटेम्प्ट में दिया, एक ही अटेम्प्ट में उसका हो भी गया और कोचिंग भी नहीं किया था, सेल्फ स्टडी किया है अपना। तो उन्होंने ऐसा कुछ दृढ़ संकल्प किसी घटना के दौरान लिया? उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं ऐसा करूँगा? उनकी बहनों का सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो उसने सोचा कि मैं भी इस तैयारी में आके देखता हूँ कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है पेपर। अच्छा, बहनों के लिए उन्होंने बहनों के लिए किया। और बहनें मुझे लगता है योगेश जी से इंस्पायर हुई हैं। हाँ, देखकर बहन भाई सब इंस्पायर हुए हैं, सबको उसने गाइड किया। अच्छा, आपने सुना कि कैसे और किन परिस्थितियों से गुजरकर 4 अधिकारियों के गौरवशाली माता पिता ने अपने बच्चों को इस मुकाम पर पहुंचाया। अब #भारत आपको उस शख्स से मिलाएगा जिसने कभी आईएएस अफसर बनने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जब सोचा तो 2014 में आईएएस अधिकारी बनकर ही थमा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिश्रा परिवार के सबसे बड़े बेटे योगेश मिश्रा की। योगेश मिश्रा 2014 बैच के आईएएस अफसर हैं और घर में सबसे पहले यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करके अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। आइए आपको उस शख्स से मिलाते हैं और उन्हीं से उनकी कहानी सुनते हैं। हम चारों भाई बहन एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो उस तरह का माहौल था। बहुत ना तो कंप्यूटर की पहुंच थी, ना बिजली की पहुंच थी, ना इंटरनेट की बहुत अधिक व्यवस्था उस समय उपलब्ध थी। वहाँ पे पहुंचने पे सबसे बड़ी समस्या आती थी अंग्रेज़ी की समस्या, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से थे। 12वीं तक की परीक्षा हमने हिंदी में पूरी पढ़ाई करी थी। यूपीएससी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। जब भी हम बचपन में बड़े हो रहे होते हैं तो सबका एक ख्वाब होता है, सबका एक सपना होता है कि बड़े होकर हमें एक ऑफिसर बनना है, एक आईएएस ऑफिसर बनना है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं
जो खुद तो एक आईएएस ऑफिसर बने ही, बल्कि जो उनके 3 भाई बहन थे उन्होंने उनको भी इंस्पायर किया कि वो एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बने। सर, योगेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास इंटरव्यू के शो में। आज हम योगेश सर से बात करेंगे कैसे एक छोटे से गांव से उन्होंने आज एक आईएएस ऑफिसर बनने तक का सफ़र तय किया है, और खुद तो आईएएस ऑफिसर बने ही, बल्कि उनके जो 2 बहनें हैं उनको भी इंस्पायर किया कि वो एक बड़ी पोस्ट पे जाएं, और उनका एक भाई है छोटा, उनको भी इंस्पायर किया कि वो एक आईएएस ऑफिसर बने। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। धन्यवाद। शुरुआत जो है इस इंटरव्यू की हम शुरू से ही करेंगे। जब बचपन के दिनों में आप प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव में रहते थे, अगर मैं सही हूँ तो लालगंज नाम है। जी जी। तो आपने जब वहाँ से अपने शुरुआत की थी बचपन की, तो कैसा था वहाँ का माहौल, किस तरीके से आप रहते थे? हम लोग एक छोटे से घर में वहाँ पे रहते थे, और एक शुरू में सरकारी विद्यालय था उसमें पढ़ते थे, और बाद में एक सरकारी इंटर कॉलेज में ही हम लोगों ने पढ़ा। उस समय तक तो लालगंज एक, मान लीजिए कि आज से 20, 25, 30 साल पहले एक पिछड़ी हुई जगह थी, जहाँ पे गिनती के स्कूल थे और उन्हीं स्कूलों में हम लोगों की पढ़ाई होती थी। हम चारों भाई बहन एक ही स्कूल के पढ़े हुए हैं, और धारा प्रवाह हम उसी स्कूल में पढ़ते चले गए। तो उस तरह का माहौल था। बहुत ना तो कंप्यूटर की पहुंच थी, ना बिजली की पहुंच थी, ना इंटरनेट की बहुत अधिक व्यवस्था उस समय उपलब्ध थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी हम लोग किताबों के सहारे और अपने अध्यापकों के सहारे हम लोग पढ़ते चले गए। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मैंने पता किया या पढ़ा कि जो पिताजी हैं आपके, वो बैंक मैनेजर हुआ करते थे उस वक्त, और जो घर था आपका वो 2 कमरों का था। तो 2 कमरों में आप 4 भाई बहन थे और 2 माता पिता थे, तो कितना टफ था उस 2 कमरों में रहकर पढ़ाई करना आपके लिए? पढ़ाई करने, देखिए हम लोग चूँकि चारों लोग अलग अलग कक्षाओं में थे, तो पढ़ाई करने के लिए कई बार लगता था जगह कम है, लेकिन चूँकि पढ़ाई एक शांत माहौल में होती है तो सभी लोग शांतिपूर्वक अपनी पढ़ाई करते रहते थे। अधिक समस्या तब होती थी जब कोई बाहरी व्यक्ति उसमें आ जाते थे, लेकिन वो भी चूँकि हमारे माता पिता थे और बाहरी व्यक्ति उनके मेहमान होते थे, तो वो उनके साथ अपना जो भी सामाजिक व्यवहार है उसका निर्वहन करते थे। हम लोग जनरली उससे अछूते ही रहते थे, तो इसलिए बहुत अधिक समस्या हम लोगों को नहीं आई। अब एक दूसरी समस्या आती थी, मौसमी समस्या, जैसे बरसात की समस्या, अत्यधिक गर्मी की समस्या, उस तरह की समस्याएं आती थी जो कि सभी सामान्य परिवारों में सभी को आती हैं, तो वो समस्याएं आती थी। बचपन का दिन जब होता है तो भाई बहन आपस में कभी कभी एक दूसरे से लड़ाई भी हो जाती है, कभी क्योंकि ज़्यादा एज डिफरेंस जब नहीं होता है, जैसे घर पे भी बहन है भाई है, ज़्यादा बड़े नहीं है, 1 साल 1.5 साल का डिफरेंस है, तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है। तो कुछ ऐसी कहानी अगर आपके पास हो कि कभी आपकी ऐसे लड़ाई हो गई हो तो फिर आपने मनाया हो? जो हमारे छोटे भाई बहन थे उनमें चूँकि समझ का अभाव रहता है छोटी उम्र में, तो उनमें अक्सर झगड़े होते थे। जो हमारे छोटे भाई थे वो बड़े भाई बहनों की किताबें कॉपियाँ वो चीर दिया करते थे, कई बार ना समझी में, उसको लेके झगड़े होते थे। तो इस तरह के झगड़े होते रहते थे, और बड़े होने के नाते जैसे हम लोगों सभी से ये कहा जाता है कि आप एक उम्मीद रखिए, आप समझदारी का परिचय दीजिए और ऐसा कोई रास्ता निकालिए जिससे समन्वय बना रहे, तो वो हम जिम्मेदारी हमको दी जाती थी और उसका निर्वहन तब भी करते थे। अभी हम बचपन की बात कर रहे थे, अब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं कि जब आपने क्लास 12th पास किया, आप लालगंज में ही थे, प्रतापगढ़ में ही थे, आपने कक्षा 12 की पढ़ाई वहीं पर की। उसके बाद आप उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद गए, जो कि फ़िलहाल अब प्रयागराज हो गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो आपने वहाँ की पढ़ाई की, कुछ वहाँ की यादों के बारे में बताइए, क्या सीख मिली आपको प्रयागराज से? देखिए 12वीं के बाद चूँकि सभी के सामने एक कैरियर का चुनाव करने की चुनौती रहती है, और जिस जगह से और जिस समय में हम लोग निकले थे तो बहुत विकल्प उस समय उपलब्ध नहीं थे। ज़्यादातर 2 ही प्रमुख विकल्प रहते थे, या तो आप इंजीनियरिंग कर लीजिए या तो आप मेडिकल की तैयारी कर लीजिए। हम लोगों ने मेडिकल इंजीनियरिंग वाला रास्ता चुना, और जो उस समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते थे आईटी के, आईटी जेई जो आजकल होते हैं, तो इसको क्वालिफाई करके हम मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको MNIT इलाहाबाद कहते हैं, वहाँ पर हम पहुँच गए। वहाँ पे पहुँचने पे सबसे बड़ी समस्या आती थी अंग्रेज़ी की समस्या, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से थे। 12वीं तक की परीक्षा हमने हिंदी में पूरी पढ़ाई करी थी, और वहाँ पे ज़्यादातर 95% बच्चे ऐसे थे जो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों से पढ़कर उसके बाद क्वालिफाई करके आए थे। तो शुरुआती दौर में सबसे बड़ी समस्या अंग्रेज़ी की आती थी, लेकिन एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा रहता था हम लोगों को वो स्थानीयता का था, चूँकि हम लोग लोकल थे तो इस बात का हमको लाभ था। तो ये एक डिसएडवांटेज और एक एडवांटेज, इसका एक ऐसा दुपहिया वाहन बन गया था जिसमें एक पहिया बड़ा एक पहिया छोटा। तो ये शुरू में काफ़ी गड्ढम गड्ढ गाड़ी चलती रही,
लेकिन दूसरे साल तक आते आते हमने चीज़ों को काफ़ी बैलेंस कर लिया। अपने कुछ वहाँ के मित्रों की मदद से, कुछ अध्यापकों की मदद से अंग्रेज़ी में सुधार किया और इस तरह से आगे बढ़ गए। आपने बताया कि बचपन में आपने कभी आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखा था कि मैं बड़ा होकर एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा। आपने कहा कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई अगर आप कर रहे थे तो आईएएस ऑफिसर का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? उसके बाद आपकी पोस्टिंग हुई थी, आपको जॉब मिल गई थी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। जी। आपकी एक ऐसी जॉब थी, सैलरी ठीक ठाक रही होगी उस वक्त। तो उस जॉब को छोड़ना और फिर आईएएस या एक यूपीएससी एस्पिरेंट बन जाना, ये बचपन से कभी भी हमने आईएएस बनने का सपना नहीं देखा था, कभी भी ये विचार मेरे मन में भी नहीं आया था। इवन की अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान भी कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा, जबकि मैंने देखा कि हमारे साथ के कुछ लोग इंजीनियरिंग के दौरान ही उन्होंने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी, क्योंकि उनको ये मालूम था कि जिस दिन उनको डिग्री मिल जाएगी उसके बाद वो एग्ज़ाम में अपीयर करना है उनको। उसके बावजूद मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मुझको जो कैंपस के थ्रू नौकरी मिली, हमने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। उसके बाद एक ऐसा परिवर्तन आया, यूपीएससी ने साल 2011 में सीसैट इंट्रोड्यूस किया अपनी परीक्षा में। सीसैट एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें ज़्यादातर प्रश्न इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के आते थे। उस दौरान कई लोगों ने, जो हमारे साथ स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, उन्होंने हमसे मदद मांगी और हमने उनको हेल्प भी करना स्टार्ट किया 2011 से। इस तरह करते करते जब उनको हेल्प करने के दौरान मैंने देखा कि जो दूसरा पेपर होता है, जिसको जीएस पेपर बोलते हैं, जीएस पेपर 1, उसको जब मैंने देखा तो उसको देखते देखते मुझको लगा कि नहीं, ये चीज़ें उतनी कठिन नहीं हैं और अगर प्रयास किया जाए तो मेरे लिए भी संभव है इस एग्ज़ाम को पास करके और यूपीएससी पास करके और आईएएस बनने की यात्रा करना मेरे लिए बहुत कठिन नहीं है। ये विचार धीरे धीरे मेरे मन में पनपता रहा और अल्टीमेटली 2013 में मैंने अपनी पहली नौकरी से इस्तीफ़ा देके तैयारी प्रारंभ की और 2014 में सेलेक्ट हो गया। उस पे आए उससे पहले एक दिलचस्प कहानी है। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था कि रक्षाबंधन का वक्त था जी। और एक दिन पहले शायद यूपीएससी का रिजल्ट आया था और बहन थी, बहनों का सिलेक्शन नहीं हुआ था जी। तो आप गए थे उनके पास और फिर कुछ हुआ था ऐसा कि आपने कहा मैं भी ये करके देखूंगा, देखता हूँ क्या इतना ज़्यादा टफ है कि किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वो क्या कहानी थी, ज़रा वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसा कि मैंने बताया कि जब यूपीएससी ने सीसैट को इंट्रोड्यूस किया अपनी प्रारंभिक परीक्षा में, तो चूँकि मेरी दोनों बहनें भी वो आर्ट्स साइड की ग्रेजुएट हैं, तो उनको भी वही समस्या आनी प्रारंभ हुई। वो सीसैट की वजह से ही अपना एग्ज़ाम प्रीलिम्स का क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी, ऐसा मुझे लगा, जबकि वो पढ़ने में दोनों बहुत ही तेज़ थी। मेरे तुलना में तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी दोनों। फिर भी उनके नहीं क्वालिफाई कर पाने को मैंने देखा कि वो एक ब्लॉक बन गया है, वो एक हर्डल बन गया है जिसको वो पार नहीं कर पा रही। तब मैंने सोचा कि अब मैं इसको पहले पार करके देखता हूँ और हो सकता है कि उसके थ्रू एक रास्ता मिले जिसको फॉलो करते हुए सभी लोग आगे निकल सकें। तो पहले आपने खुद यूपीएससी क्लियर किया, उसके बाद आप भाई बहनों के लिए एक इंस्पिरेशन बने कि वो भी आपकी राह पर चलकर यूपीएससी क्लियर करें और आगे चल के फ्यूचर में एक ऑफिसर बने। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले ये एग्ज़ाम हमारे घर में हमने ही क्वालिफाई किया। साल 2014 में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर 2015 में मेरी छोटी बहन का और 2016 में छोटे भाई और बड़ी बहन का सिलेक्शन हुआ। देखिए एक परिवार में कहते हैं कि अगर एक ज़िले में, एक गांव में एक अगर यूपीएससी बच्चा क्लियर कर लेता है या आईएएस ऑफिसर बन जाता है तो वो उस पूरे मोहल्ले के लिए, पूरे इलाके के लिए बहुत गर्व की महसूस की बात होती है। लेकिन सर के परिवार में 4 लोग हैं, चारों यूपीएससी एस्पिरेंट थे और उन्होंने पेपर पास किया। एक बहन आईपीएस ऑफिसर अगर मैं सही हूँ तो, और 3 लोग हैं जो आईएएस ऑफिसर की सेवा दे रहे हैं। फिलहाल अगर मैं आपकी पोस्टिंग की बात करूँ तो शाहजहांपुर में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप काम करते हैं या आपकी पोस्टिंग है वहाँ पर, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, जो कार्य क्षेत्र के अंदर हमारा कार्य है उसके बारे में तो बहुत बताना संभव नहीं है, क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत गोपनीय कार्य हैं। लेकिन ये आयुध निर्माणियाँ जो हैं वो देश के लिए रक्षा संबंधी उपकरणों का उत्पादन करती हैं। इस तरह की 41 आयुध निर्माणियाँ इस देश के अंदर हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में रक्षा के जो हमारी सेनाएं हैं उनके लिए विभिन्न उपकरण, विभिन्न यंत्र वो उत्पादन करती हैं। तो मेरी पोस्टिंग मूलतः रक्षा मंत्रालय दिल्ली में है और उसके एवज में मुझको जगह जगह पे मेरी पोस्टिंग होती रहती है। अगर हम भाइयों बहनों की बात करें तो फिलहाल अभी उनकी पोस्टिंग कहाँ है, अगर उनके बारे में थोड़ा जानकारी दें, क्योंकि लोकेश जो आपके छोटे भाई हैं, शमा दी हैं और जो माधवी दी हैं अगर मैं सही हूँ, तो वो अभी कहाँ फिलहाल पोस्टेड हैं? जो मेरी बड़ी बहन है क्षमा मिश्रा, जो आईपीएस हैं, वो इस समय
कर्नाटक राज्य में बेंगलोर में पोस्टेड हैं और वहाँ पे वो 3rd बटालियन की कमांडेंट हैं। जो मेरी छोटी बहन है माधवी मिश्रा, वो रामगढ़ ज़िले में झारखंड में वहाँ की डीएम है, वहाँ पे उसको डीसी बोलते हैं। और जो छोटे भाई हैं हमारे, वो कोडरमा एक ज़िला है, वहाँ के डीडीसी, डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर। तो अभी हमारे में जाना, अब हम बढ़ते हैं कि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा होगा, इस इंटरव्यू को देख रहा होगा, तो एक चीज़ अगर आप उसे कुछ कहना चाहते हैं और उसके लिए बहुत अच्छा टिप अगर आप कोई देना चाहें तो क्या होगा? देखिए, अगर आपका इंक्लिनेशन इस ओर है तो आप जितनी जल्दी, मतलब इसको हम बोलते हैं स्टार्ट अर्ली, जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि जैसे इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी 2019-20 में जैसा हम सभी लोग हैं, कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया को त्रस्त कर दिया। उस दौरान यूपीएससी की परीक्षाएं भी हुई और कई लोग ऐसे थे जिनके लास्ट अटेम्प्ट उसी 2019 में और 2020 में बीते, 2021 में भी कई लोगों के गए। तो अब जिनके लास्ट अटेम्प्ट थे वो कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से और उससे संबंधित अन्य जो दिक्कतें आई, उससे उनकी तैयारी प्रभावित हुई और उनका वो साल जो कि उनका आखिरी भी अटेम्प्ट था वो नष्ट हो गया। यूपीएससी ने भी चीज़ों को कंसिडर किया, लेकिन कोई भी उनको अतिरिक्त मौका देने से मना कर दिया। सरकार ने भी इस बात को एंटरटेन नहीं किया। तो आप आखिरी उम्मीद या आखिरी प्रयास का इंतज़ार किए बगैर जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे और जितनी जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए स्टार्ट अर्ली, गेट सेलेक्टेड अर्ली एंड एग्जिट दिस प्रोसेस अर्ली। ये मेरा जो लोग तैयारी को लेकर, जैसे कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो किस प्रकार से नोट्स से लेकर कैसे पढ़ाई करे, इस बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए, ज़्यादातर ये प्रयास रहना चाहिए कि नोट्स या तो अपने हों, अपने खुद के बनाए हुए हों, या किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट के उसके द्वारा अपने हाथ से बनाए हुए हों। क्योंकि वही वो नोट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम की प्रोसेस के उस पार ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इधर उधर के अगर आप नोट्स लेते हैं या किताबें लेते हैं तो उसमें क्योंकि एक जो सब्जेक्ट मैटर है वो तो रहता ही है, तमाम अतिरिक्त बातें भी रहती हैं जिसको पढ़ने में हमारा समय और ऊर्जा दोनों नष्ट हो जाते हैं। और चूँकि हमारा ये लक्ष्य रहता है कि कम से कम समय में, एक साल में एक बार में हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, इसलिए ये बहुत ज़रूरी रहता है कि आप जो चीज़ें यूज़लेस हैं उनको जल्दी से जल्दी हटाएं और जो यूज़फुल हैं उनको पढ़ते हुए आगे बढ़ें। एक सवाल मेरा होगा आजकल के सिनेरियो से जुड़ा हुआ कि आजकल जो युवा है, डिजिटल ज़माना है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक का ज़माना है, आप आने वाले समय में आजकल के युवा को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? आजकल की जो पीढ़ी है उसके बारे में अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें तो। देखिए, आजकल के जो युवा बच्चे हैं, खासतौर पर 10 से 20 की एज में, जिससे मेरा बहुत इंटरेक्शन भी रहता है, तो वो हम लोगों से कई गुना ज़्यादा वो स्किल्ड हैं, कई गुना ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं। लेकिन एक चीज़ है जो वो दिशा भ्रम में कई बार रहते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का करना क्या है। तो उनको जैसे ही वो डायरेक्शन मिलती है, जैसे ही कोई दिशा मिलती है, जैसे ही उनको कोई अपना लक्ष्य मिलता है, इसीलिए आप देखें बहुत जल्दी वो उसको क्वालिफाई करते हैं, बहुत जल्दी वो उस लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं, उस लक्ष्य में कुछ ना कुछ, उस दिशा में कुछ ना कुछ कर जाते हैं। हम लोगों के मुकाबले वो फास्ट हैं, एडवांस हैं, लेकिन वो दिशा भ्रम है। तो अगर वो दिशा वो ठीक करते हैं तो वो जल्दी वो परिणाम देते हैं। आपने सुना कि कैसे योगेश मिश्रा अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने और उनको यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास करने का हौसला दिया। अब आपको मिलाते हैं माधवी मिश्रा से, जो कि सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाली परिवार की दूसरी सदस्य थी। 2015 बैच के झारखंड कैडर से देश भर में 62वीं रैंक के साथ वो आईएएस अधिकारी बनी और फिलहाल माधवी मिश्रा झारखंड के रामगढ़ जिले की उपायुक्त हैं। आइए माधवी मिश्रा से ही सुनते हैं कि वो अपनी पूरी जर्नी के बारे में क्या कुछ कहती हैं। नमस्कार, मेरा नाम माधवी मिश्रा है। मैं झारखंड कैडर की 2015 बैच की आईएएस ऑफिसर हूँ। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली हूँ। मेरा वर्तमान पदस्थापन झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में है, जहाँ मैं वर्तमान में डिप्टी कमिश्नर के तौर पे पोस्टेड हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम एक बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इसमें आपको प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, इन सब की बहुत आवश्यकता होती है। मेरे लिए बचपन से ही मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि मैं अपने आप को किसी से कम नहीं समझूं। इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए मेरे भाई बहनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें विशेष योगदान मेरे बड़े भाई का रहा, जिन्होंने इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है इसका मार्गदर्शन दिया। मुझे लगता है कि यदि उनका मार्गदर्शन नहीं होता तो मेरे लिए कतई संभव नहीं हो पाता इस एग्ज़ाम को पास कर पाना।
साथ ही साथ मेरे छोटे भाई और मेरी बहन का जो मोटिवेशन था, जो सपोर्ट था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहा, बहुत क्रूशियल रहा कि मैं इस एग्ज़ाम को पास कर पाई। मेरे इस पूरे तैयारी में, पूरी सफलता में मेरे माता पिता और मेरे भाई बहनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। माधवी मिश्रा के बाद 2016 में घर के सबसे छोटे बेटे लोकेश को भी आईएएस के लिए चुना गया। वहीं इसी साल क्षमा मिश्रा, जो घर में दूसरी सबसे बड़ी बहन है, उन्हें आईपीएस के लिए चुना गया। और फिलहाल क्षमा मिश्रा कर्नाटक के कोडगू में एसपी के पद पर तैनात हैं। छोटे भाई लोकेश ने बड़े भाई योगेश की ही तरह आईटी से इंजीनियरिंग की थी, क्योंकि उनका मानना है कि यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए रणनीति बनाने में उन्हें आसानी होती है। लोकेश वर्तमान में कोडरमा के उप विकास आयुक्त के तौर पर कार्यरत हैं। आइए उन्हीं से आपको उनकी कहानी सुनाते हैं। नमस्कार, मैं लोकेश मिश्रा। मैं 2016 बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ। मैं मूल रूप से प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई है। ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण मुझे हमेशा से संघर्ष करने और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने, सामाजिक आकांक्षाओं को समझने और ज़मीनी हकीकतों से रूबरू होने का अवसर मिला। और साथ ही साथ मेरे परिवार का और मेरे माता पिता का मेरे व्यक्तित्व निर्माण में विशेष योगदान रहा। मेरे माता पिता ने अपने जीवन शैली, अपनी कार्यशैली, सामाजिक सरोकार और दूसरों के प्रति अपने व्यवहार से, साथ ही साथ विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता से न सिर्फ हम लोगों को प्रेरणा दी, बल्कि हम लोगों के जीवन मूल्यों को विकसित करने में और उन्हें अस्थायी बनाने में उसकी भरपूर मदद मिली। और इन्हीं व्यक्तित्व निर्माण और इसी संघर्ष करने की प्रेरणा के कारण ही हम लोगों का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में हुआ, और जिसका लाभ मुझे आज भी एज सिविल सर्वेंट मुझे काम करने में मिल रहा है। ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण और ऐसे परिवार में रहने के कारण मुझे इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने में तो विशेष मदद मिली ही, साथ ही साथ अभी कार्य क्षेत्र में भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मुझे लगातार मिल रही है, जिसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और बहुत ही धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। इस परिवार की कहानी से न सिर्फ हमें प्रेरणा मिलती है, बल्कि ये पूरे उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित महसूस कराती है। #भारत यूपी सरकार और भारत सरकार से ये अपील करता है कि मिश्रा परिवार के उन 2 स्तंभों को सम्मानित किया जाए जिन्होंने देश को 4 प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं। फिलहाल #भारत की इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए #भारत न्यूज़ के साथ।